हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं ना, उनकी डेट को पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट घटना या फिर आंदोलन जो आप उसको कहते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो चलिए एक एक करके हम सभी को पढ़ते हैं। और जो भी मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा उसे आप अपने कॉपी में नोट जरूर करिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है। चूंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ये बताना जरूरी समझ रहा हूँ। ठीक है, तो बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो होता है 1885 में। ठीक है, इससे जुड़ा एक नाम आपको याद रखना है, वो क्या है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम, ठीक है, ये आयरलैंड का था और इसी के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसके नाम को आप याद रखिएगा। पूछता है कि आईएनसी की स्थापना किसने की, तो एओ ह्यूम ने। टाइम था 1885। अगर इस टाइम का पूछ ले कि लॉर्ड मतलब वाइसरॉय कौन था, तो वो था डफरिन। ठीक है, डफर था, इसलिए इसने अपनी कबर खुद दी कांग्रेस की स्थापना करके। ठीक है, क्योंकि यही कांग्रेस जो है आईएनसी भारत को आज़ाद कराएगी। महात्मा गांधी और सरदार पटेल वाली कांग्रेस की बात की जा रही है। ठीक है, 1883 की अगर हम बात करें, तो इस टाइम पे ना एक बिल आया था, वो है इल्बर्ट बिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका इससे एग्जाम में पूछता है कि इल्बर्ट बिल कब आया, तो 1883। इल्बर्ट बिल लाने वाला जो वाइसरॉय कौन था, तो वो है रिपन। ठीक है, तो रिपन का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम। इसी के समय में पहली बार जो है वो परमानेंट सेंसस भी हुआ था 1881 में। इसका नाम इसी वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो कुछ चीज़ें और यहाँ से आपको याद रखने की जरूरत है। वो ये है कि 1878 में एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है मेरी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है लिखने की। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप इग्नोर करिएगा, आप बस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान रखिए। पूछता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाने वाला जो वाइसरॉय है वो कौन था, तो वो था लिटन। ठीक है, लिटन काफ़ी बेकार था ये, वैसे अंग्रेज बेकार ही थे साले सभी, सॉरी सारे बोलना चाह रहा हूँ मैं, दिल पे ना ले कोई। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा बात है कि लिटन से और क्या सवाल बनते हैं। लिटन से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आर्म्स एक्ट लेकर के आया था। आर्म्स एक्ट, इसका एम ये था कि कोई किसी भी भारतीय के पास कोई भी हथियार ना हो। हथियार रखने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, ये दोनों लाने वाला जो वाइसरॉय है वो है लिटन। ये दोनों चीज़ें आई है 1878 में। ठीक है, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है, 1883 में इल्बर्ट बिल आ रहा है, और 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, सभी को याद रखिएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति आप याद रख सकते हैं, वैसे आपको याद होगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था कोई पहला क्वेश्चन। चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगभंग आंदोलन कब हुआ? देखिए, बंगभंग आंदोलन को ना एक और नाम से जाना जाता है, वो है स्वदेशी आंदोलन या फिर स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम है स्वदेशी आंदोलन। तो आप इसको याद रखिएगा कि बंगभंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन एक ही है, और इसका जो टाइम पे है वो है 1905। ऑप्शन सारे गलत हैं, तो ऑप्शन का आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, ये कब हुआ? 1905 में। क्यों? तो बंगाल विभाजन के विरोध में इसे किया गया था। बंगाल का जो विभाजन था उसके अगेंस्ट ये आंदोलन लाया गया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, बंगभंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन एक ही है, अलग नहीं है 1905 में। ठीक है, ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो 1906 में क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, भले ही हम लोग चाहे ना चाहे, मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, याद रख सकते हैं। 1896 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1896 के जो आईएनसी का अधिवेशन होता है उसमें वंदे मातरम जो है ना पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम, ठीक है, पहली बार गाया गया था 1896 के आईएनसी अधिवेशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो पूछता है एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर लगाते होंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा। ठीक है, 1858 का एक्ट जो है ना, 1858 का जो अधिनियम है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज चल रहा था भारत पर से, वहाँ से
इंग्लैंड के मतलब ब्रिटेन के हाथों में चला जाता है, वहाँ की क्वीन के हाथों में चला जाता है पावर, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि कौन सा एक्ट है जब कंपनी से अधिकार छीन लिए जाते हैं भारत पे शासन करने का, वो पूरा क्वीन के हाथों में चला जाता है। तो 1858 का अधिनियम है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी यहाँ से, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन क्या हुआ? आपको पता है 1907 में कांग्रेस जो है वो दो पार्ट्स में टूट जाती है, गरम दल और नरम दल, ठीक है। मतलब एक गरम दल होते हैं, एक नरम दल होते हैं। मतलब ये लोग वो हैं जो मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, ठीक है, और ये वो हैं जो ज़्यादा मतलब विनम्र हैं, अपनी बातें मनवाने के लिए मतलब भूख हड़ताल पे बैठना पसंद करते हैं, ठीक है। आपको पता है सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूरत का जो सेशन था 1907 में, उसी टाइम पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ऑप्शन डी, ठीक। 1913 की अगर हम बात करें तो 1913 में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है? तो 1913 में जो है वो एक पार्टी है गदर, गदर पार्टी की स्थापना होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, गदर पार्टी। 1911 क्यों इम्पोर्टेंट है? कि पहली बार जन गण मन जो है इसी कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया था, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम की बात करें तो 1996 में, और जन गण मन की बात करें तो 1911 में। 16 में आपको दो चीज याद रखने की जरूरत है। एक है होम रूल लीग, होम रूल लीग की जो है वो शुरुआत 1916 में होती है। दूसरा ये है कि आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग जो है वो मिल जाते हैं, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, लखनऊ पैक्ट। मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पे उतना ध्यान मत दीजिएगा। 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत होती है, और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच एक समझौता होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो 1916 में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, इसको आप पता होना चाहिए आपको और याद रखने की जरूरत है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इनसे सवाल डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? फ्रेंड्स, ये रॉलेट एक्ट एक कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बस मतलब शक के आधार पर उसको गिरफ्तार करके मतलब जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो ये था रॉलेट एक्ट। आया कब था? तो आया था 1919 में, ठीक है। 1919 में और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, वो 1919 में ही हुआ था। जालियांवाला बाग अमृतसर में है ये, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ है। इसकी डेट एकदम पर्टिकुलर आपको याद होनी चाहिए, वो है 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड की डेट पता होना चाहिए। रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ है। इसके अलावा एक और चीज है जो 1919 में है, वो है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। ये तीनों आंदोलन, तीनों मतलब घटनाएं जो हैं वो 1919 की हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो ये तीनों आपको पता चल गया। अब हम 1920 की अगर हम बात करें, 1920 से आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो यह है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी लीड करते हैं इसको, ठीक है। और इसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से, ठीक है। उसके अलावा एक आयोग है हंटर आयोग, हंटर आयोग। हंटर आयोग का काम क्या था ना, कि हंटर आयोग को जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो जानकारियां थी उसकी जांच करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। दोनों चीजें 1920 में होती है, याद रखिएगा। 1922 की अगर हम बात करें तो 1922 में एक घटना होता है चौरी चौरा का, चौरी चौरा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पुलिस स्टेशन को लोग बंद करके उसमें आग लगा देते हैं। करीब कुछ पुलिस वाले 20 से 22 पुलिस वाले जो हैं जिंदा जल जाते हैं। तो इसी के बाद चौरी चौरा के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था 1922 में। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है, और चौरी चौरा घटना के बाद 1922 में
असहयोग आंदोलन जो है वो बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए था यहाँ से, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बना था? तो 1924 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बात करें 1923 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। इसको बनाने वाले हैं मोतीलाल नेहरू, नाम इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किन दो लोगों ने किया है, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में। 1922 क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया। ठीक है, चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन बंद हुई थी 1922 में। 1925 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, इसकी स्थापना 1925 में MN रॉय करते हैं, MN रॉय करते हैं। ठीक है, तो 1923, 1922, 1925, 1924 क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है, हिस्ट्री की डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर वहीं पे अगर हम बात करें कि 1924 में कुछ और है, तो महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी पहली बार INC के अध्यक्ष बने थे 1924 में ही। ठीक है, और जगह पूछ दे तो जगह है बेलगांव, कर्नाटक। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 1924 में महात्मा गांधी INC के अध्यक्ष बनते हैं बेलगांव अधिवेशन में, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है सारे, इग्नोर आप एक को भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? फ्रेंड्स, बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन जो भारत आता है 1928 में, लेकिन साइमन कमीशन बनता है 1927 में। ठीक है, बनता है 1927 में, भारत में आता है फरवरी 1928 को, महीना था फरवरी 1928। फॉर्मेशन पूछे तो नवंबर 1927। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह आपको याद रखने की जरूरत है। बारदोली सत्याग्रह क्यों याद रखने की जरूरत है सत्याग्रह बारदोली वाला, क्योंकि इसमें इसको जो लीड करते हैं ना, वो काफी बड़े नेता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनसे जुड़े हैं। तो पूछता है, ये जो सरदार की उपाधि है ना, बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार पटेल को दिया था। ठीक है, तो पूछ देगा आपसे कि मतलब सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली, तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें उपाधि दी थी। ठीक है, क्योंकि बारदोली के सत्याग्रह में सरदार पटेल ने उनका साथ दिया था, इस आंदोलन को उन्होंने लीड किया था। तो 1928 काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें 1929 की, तो 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं जिसको आप इग्नोर कर सकते। ठीक है, लाहौर अधिवेशन होता है किसका, INC का। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार यहीं पे किया गया था। पूर्ण स्वराज, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, और इस टाइम के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, काफी इंपॉर्टेंट है इनका नाम इस टाइम। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, सारे को मैंने बता दिया, तो आप सारे को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक, सॉरी हाँ ठीक है, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक जो है वो नमक आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम से चल करके दांडी तक जाते हैं, दांडी के तट तक जाते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा 6 अप्रैल 1930 से लेकर के 1934 तक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलता है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी याद रखिएगा। 1929 और 1927 की क्या इंपॉर्टेंस है आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट ना करने से ना वीडियोस की रीच नहीं आती है।
मैं आपसे मतलब छुपा के कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वीडियोज़ की रीच नहीं आती, उससे वीडियोज़ पे व्यूज़ भी नहीं आते, ठीक है। जब व्यूज़ नहीं आते हैं ना, तो वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिवेशन वो कम हो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियोज़ देखते हैं तो वीडियो को लाइक और वीडियोज़ पे कमेंट जरूर करें। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1929 में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, तो आप एक बार रिवाइज करें और कमेंट करें। कमेंट करने से कुछ नहीं होता, लोग झूठ बोलते हैं कि मोटिवेशन है। मोटिवेशन नहीं, वीडियोज़ की रीच बढ़ती है और वो वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक जाता है, ठीक है। तो मैं काफ़ी ऑनेस्ट हूँ आपके साथ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल रीच बढ़ती है, ठीक है। तो कमेंट आप जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा 4 मार्च 1931 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो 4 मार्च 1931 आप देख रहे हैं यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता होता है। आपसे ऐसे ही पूछता है, इरविन कौन है? इरविन वाइसरॉय उस टाइम के भारत का, ठीक है। तो गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, और समझौते के बाद पहले में क्या होता है कि जो पहला है ना प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसमें आईएनसी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो ये भी आपसे पूछता है कि क्या पहले गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है? तो नहीं करती है। तो काफ़ी बड़ा मतलब इंडिया का काफ़ी लोगों का सपोर्ट था कांग्रेस को, तो इंग्लैंड वाला परेशान हो गया था, ठीक है। तो बोलता है कि किसी भी तरीके से गांधी जी से मीटिंग करो और कांग्रेस को बुलाओ, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं जा रही है ना उस टाइम मीटिंग में, तो ऐसा समझ लीजिए कि भारत का मतलब रजामंदी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस को काफ़ी लोगों का सपोर्ट था। जैसे आज मोदी जी हैं, मोदी जी कहीं जाएंगे तो सिर्फ मोदी जी नहीं जा रहे, वो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि भारत के लोगों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट फिलहाल मोदी जी को है। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे तो भारत का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? समझ रहे हैं ना। वैसे ही गांधी जी नहीं जाएंगे, मतलब कांग्रेस नहीं जाएगी, तो कैसे आप कांग्रेस के इंडिया के बारे में बात करेंगे? किससे बात कर रहे हैं आप? तो ऐसा था। तो इसलिए फिर 4 मार्च 1931 को इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है। उसके बाद फिर जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को, यहाँ पे क्या है, सेकेंड राउंड टेबल समिट, जिसे हिंदी में गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, पहला कब होता है? 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर 4 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, और 7 सितंबर 1931 को सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल समिट होता है। और सेकेंड राउंड टेबल समिट में महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लेते हैं, तो सेकेंड वाले में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन फिर होगा और वहां पर फिर से कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो सवाल बनता है कि किस राउंड टेबल समिट में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है? तो 3 में से सिर्फ एक राउंड टेबल समिट है, सेकेंड वाला, जिसमें कांग्रेस सब पार्टिसिपेट करती है। एक सवाल और बनता है कि वो कौन व्यक्ति थे जो तीनों राउंड टेबल समिट में पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी लेते हैं? वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो आप याद रखिएगा ये नाम। और कांग्रेस सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ओके फ्रेंड्स। पूना पैक्ट कब हुआ? अब पूना पैक्ट क्या है कि पूना पैक्ट जो है वो यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है, ठीक है। मतलब अब जाहिर सी बात है ना, दोनों ही भारत के लिए अच्छा सोच रहे थे, लेकिन किसी बात पर डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। आजकल क्या हो गया, ऐसी स्थिति है कि अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो कांग्रेस वाले को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस वाले हैं जो बीजेपी के पुराने लीडर्स को गाली देते हैं। देखिए, जनता का काम क्या है ना, अकाउंटेबल जरूर ठहराइए कांग्रेस, मतलब किसी भी सरकार को, कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये कांग्रेस है या फिर ये बीजेपी है। कोई भी सरकार है वो भारत की सरकार है, और अगर वो काम नहीं कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट हो, आप आज जो है ना, जाहिर सी बात है सेंटर में मोदी जी हैं, तो सेंटर में मोदी जी हैं, जो जिस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल है उनको जवाब देना होगा। अब अगर कहीं पे कांग्रेस की सरकार है, राज्य सरकारें भी होती हैं, वो भी बहुत सारा काम नहीं करती हैं, तो उसके लिए थोड़ी ना आप मोदी जी को बोलेंगे, उसके लिए तो कांग्रेस वाले को बोलेंगे। वैसे ही हम, ठीक है, आज हमारी पॉलिटिकल व्यूज आपकी है, मेरी है, किसी की भी है, जाहिर सी बात है, हम हर कोई जो है सहमत तो नहीं हो सकता है भाई। तो डिसएग्रीमेंट्स रखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में किसी को भी जाकर के गालियां देना, कोई भी व्यक्ति हो भाई, मेरी पसंद कोई और पार्टी हो सकती है, लेकिन मेरा कहीं से भी ये फर्ज नहीं बनता कि हम जाकर के गाली दें, ठीक है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि जाकर के आप वहाँ पे कमेंट में लिख लिख के गालियां दें। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, गलत है तो गलत है,
तो इसको आप लोग तो नहीं करते होंगे, मुझे पता है, हम लोग क्यों करेंगे? इसलिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि किसी को जाकर के गालियां देंगे। ठीक है, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन एक हद तक, जो लहजा हो। वो और बात है कि आजकल के पॉलिटिशियन खुद एक दूसरे को गाली दे देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट जो होता है ना, वो 24 सितंबर 1932 को होता है। यरवदा जेल महाराष्ट्र में है। ठीक है, 12 नवंबर 1930 को क्या हुआ है आप बताएंगे? 17 नवंबर 1932 को क्या होता है? तीसरा गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल समिट। ठीक है, 17 नवंबर 1932 को थर्ड राउंड टेबल समिट होती है, इस चीज को आप याद रखिएगा। 4 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच पैक्ट हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939 में। पर्टिकुलर डेट पूछ ले तो आप बता सकते हैं 1 मई 1939। ठीक है, कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा 8 अगस्त 1940 की इंपॉर्टेंट डेट है। अगस्ता प्रस्ताव आपने सुना होगा, अगस्त ऑफर। ठीक है, ये 8 अगस्त 1940 को आती है। इसके अलावा 1940 में ही मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाती है। ठीक है, देखिए मैं जब बोलता हूँ ना, तभी आप अपने कॉपी में नोट कर लें, पढ़ नहीं पाएंगे आप शायद कभी। पाकिस्तान की मांग हुई है। ठीक है, 1938 में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ तो हुआ है, वो आप ही बताएंगे मुझे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था? क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया था, कब लॉन्च किया गया था? इसका डेट है 8 अगस्त 1942। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 25 जून 1945 की, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में? तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि शिमला सम्मेलन आपने सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, इसके अलावा मार्च 1942 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मार्च 1942 जो है वो क्रिप्स मिशन, आपने नाम सुना होगा, एक व्यक्ति था क्रिप्स मिशन। ठीक है, उसी के नाम पे कुछ भी लाते रहते थे लोग। तो बस आप हमें तो डेट याद रखनी है, क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ खास जानकारी जानने की आपको जरूरत है नहीं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, शिमला समझौता 25 जून 1945, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान कब लाया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान है क्या आप समझिए। देखिए, भारत का संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था। तो अगर पूछे कि भारत का संविधान कैसे बना, तो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा बना है। और ये कब लाया गया है प्लान? तो ये लाया गया था 1946 में, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, देखिए 16 अगस्त 1946 क्यों इंपॉर्टेंट है? डायरेक्ट एक्शन डे, आपने सुना है ना? डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब प्लान बनाया था मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिसे बोलते हैं, वो है 16 अगस्त 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946। ठीक है, इसके अलावा 3 जून 1947 क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो माउंट बेटन का जो प्लान है ना, माउंट बेटन भारत विभाजन की जो योजना थी वो 3 जून 1947 को ही लाई गई थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और 15 अगस्त 1947 को क्या है, भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1885 से लेकर के 1947 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं ना, उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। क्वेश्चंस 15 से 16 ही लिए हैं मैंने, लेकिन उसको ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हुए ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट जितने कि लूसेंट के बुक में आपको दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक के रेफरेंस भी है और प्रीवियस ईयर का भी है। कंप्लीट वीडियोस तो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण घटनाएं एवं आंदोलन से जो सवाल बनते हैं वो इस वीडियो से आपको आ जाएंगे। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन शायद और हैं, उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ था? वही डायरेक्ट एक्शन प्लान की बात कर रहा है, तो कब हुआ है डायरेक्ट एक्शन प्लान? वो हुआ है 16 अगस्त 1947 को, जो कि यहाँ पे डेट है ही नहीं। ठीक है, 16 अगस्त 1947 ये है डायरेक्ट एक्शन प्लान का डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही
दिवस 16 अगस्त 1900 नॉट 47 सॉरी 46, इसको याद रखिएगा आप। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना यानी कि हमारा संविधान जो है वो लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान जो है वो लागू हो जाता है। मैं धीरे धीरे अपनी राइटिंग जरूर ठीक करूंगा क्योंकि काफ़ी ख़राब है, ये मुझे भी पता है। 1951 क्यों इम्पोर्टेंट है, तो 1951 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो है भूदान आंदोलन। भूदान यानी कि भूमि का दान, भूदान आंदोलन, ठीक है। तो भूदान आंदोलन कब हुआ है, 18 अप्रैल 1951 को। इसकी शुरुआत जो है ना, तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली नलगोरा, कौन करते हैं, विनोबा भावे करते हैं। तो विनोबा भावे तेलंगाना से स्टार्ट होता है और 1951 में होता है भूदान आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कुछ कमेंट कैसी लगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू।